एसओजेएनएमएस की टेलीकॉन्फ्रेंस सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है टेलीविज़न रिपोर्टिंग और हमारे साथ हैं श्री अखिलेश शर्मा, एसोसिएट पॉलिटिकल एडिटर एनडीटीवी इंडिया। अखिलेश जी, पहला सवाल कि प्रिंट के लिए रिपोर्टिंग और टेलीविज़न के लिए रिपोर्टिंग, ये दोनों कैसे अलग हैं? देखिए, सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताऊं कि प्रिंट और टीवी में क्या फ़र्क है। प्रिंट जो है अखबार जिसको हम कहते हैं वो 24 घंटे में एक बार छपता है। टेलीविज़न एक ऐसा अखबार है जो हर सेकंड पे छप रहा है, यानी आपको हर सेकंड पर अपने दर्शकों को अपडेट कराना होगा। कोई भी घटना हो रही है तो आपको दर्शकों को बताना होगा कि उस घटना में क्या अपडेट हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती एक रिपोर्टर के लिए जो टीवी में काम कर रहा होता है उसके लिए होती है। प्रिंट के जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको एक लग्जरी है कि वो उन्हें उनकी जो डेडलाइन है वो रात को 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे की होगी, लेकिन जो टीवी का रिपोर्टर है उसके लिए हर सेकंड, हर मिनट एक डेडलाइन है। अगर टेलीविज़न रिपोर्टिंग की बात करें तो बच्चों के लिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि टेलीविज़न रिपोर्टिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ खास बातें जिनका ध्यान आप लोग रखते हैं? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको रिपोर्टर चाहे प्रिंट का हो चाहे टीवी का हो, रिपोर्टर होता है। रिपोर्टर को अपने आसपास के वातावरण के लिए सजग रहना पड़ेगा। उसे जो काम दिया गया है उसकी जो चुनौती है सबसे बड़ी वो ये है कि अगर वो किसी घटना स्थल पर जा रहा है, किसी बीट पर उसको दिया गया है, या कोई मान लीजिए तो घटना विशेष की अगर उसको रिपोर्टिंग करनी है तो उसमें वहाँ जाकर उसको तमाम पहलू उसको देखने होंगे। लगातार अपने कार्यालय को संपर्क में रहे। जो टीवी का रिपोर्टर है उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लगातार वो अपने ऑफिस में बातचीत करके बताता रहे कि इस वक्त वो कहाँ पहुंचा है, क्या कर रहा है। साथ ही साथ रिपोर्टर के लिए कई सबसे महत्वपूर्ण जो खासियत होती है रिपोर्टर की वो ये होती है कि उसको अपनी आंख और कान हमेशा खुले रखने होते हैं। आसपास क्या हो रहा है बातों को देखे, गंभीरता से देखे, क्योंकि कई बार घटना के पीछे भी घटना होती है, या कोई घटना हुई है तो उस घटना के पीछे क्या वजह है, उन कारणों के पीछे जाए, उस घटना के कारणों की तह तक पहुंचे। ये एक रिपोर्टर का सच्चा काम होता है और ये सबसे बड़ी उसके लिए चुनौती होती है। टेलीविजन रिपोर्टिंग में एक विधा है लाइव रिपोर्टिंग और बड़ा हिस्सा होता है टेलीविजन जर्नलिज्म का। लाइव रिपोर्टिंग की क्या चुनौतियां हैं? देखिए, लाइव रिपोर्टिंग में ये आपको कोई विशेषकर तो कोई घटना होती है तब आपको जानना चाहिए। मान लीजिए कोई रेल की दुर्घटना हो गई है, या फिर कोई सड़क दुर्घटना हो गई, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा एक ऐसा कोई इवेंट हो रहा है जिसमें कि आपको जाकर लाइव रिपोर्टिंग करनी होती है। तो वहाँ आप जब जाते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आप वहाँ जब जाएंगे तो सबसे पहले उस वातावरण के, उस घटना के बारे में जो तथ्य हैं उनसे आप अपने आप को अनुकूल कराएं। उन्हें आपको पता हो कि क्या क्या तथ्य इस घटना के बारे में सामने आए हैं। उसके बाद आप जब कैमरे के सामने जाएं तो आपको अपना आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। आप कैमरे की तरफ लगातार देखते रहें। आप ये सोचें कि आप कैमरे तरफ देखकर आप सिर्फ कैमरे से बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उन तमाम दर्शकों से बात कर रहे हैं जो इस वक्त आपके इस चैनल को देख रहे हैं। इसीलिए आपका आत्मविश्वास होना बेहद ज़रूरी है। आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए। कैमरे के सामने आप जब जाएं आपके कपड़े वगैरह ठीक हों, आप अपने बाल वगैरह ठीक करें। तथ्यों की जानकारी हुई तो ज़रूर बात है, कंटेंट भी लोग देखते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस किस तरह की स्क्रीन पर आ रही है ये भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। आपने टेलीविज़न रिपोर्टिंग में रिपोर्टर के प्रेजेंटेबल होने की बात कही, तो भाषा, जिस भाषा में रिपोर्टिंग की जा रही है उसकी शुद्धता एक टेलीविज़न रिपोर्टर के लिए कितना मायने रखती है? देखिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ज़्यादा करके जो हिंदी चैनल्स अगर आप देखें उन्हें, तो उसमें जो रिपोर्टर्स हैं उन्हें ये लगता है कि अगर वो अपनी रिपोर्टिंग में जब तक कुछ अंग्रेजी के शब्दों का समावेश नहीं करेंगे तब तक शायद उनकी रिपोर्ट जो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं मानी जाएगी। आप खुद देख रहे होंगे जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं भी कई सारे अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। भाषा की शुद्धता ज़रूर इस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप जो उच्चारण कर रहे हैं, आप जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं उन्हें आप बेहद संतुलित तरीके से बोलें, क्योंकि आप सीधे दर्शकों से बात कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ उन्हें इन्फॉर्म करना नहीं है, आपका काम उन्हें सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि आपका काम उन्हें एजुकेट करना भी है। आप उन्हें शिक्षित भी करते हैं। तो कई लोग आपकी चीज़ें देखकर सीखते भी हैं। जो गैर हिंदी भाषी होंगे वो हो सकता है कि आपकी जुबान देख करके वो हिंदी को सीखने की कोशिश करें। इसलिए आपकी जो उच्चारण है, शैली है, शुद्धता है, इन सब पर आपका खास तौर से ध्यान होना चाहिए। और निश्चित तौर पर आप जब किसी भी नौकरी के लिए जाएंगे किसी चैनल में, तो जब आप वहाँ पर आपका जब इंटरव्यू होगा तो निश्चित तौर पर ये बातों का भी ध्यान रखा जाता है। इन्हीं के आधार पर आपको नौकरी दी जाती है। एक सोच ये भी है कि अगर बंगाल से कोई रिपोर्टिंग हो रही है और हिंदी या अंग्रेजी में हो रही है तो उनकी भाषा में अगर बांग्ला का टच है तो ये एक ऑथेंटिसिटी रिपोर्ट को देता है।
तो इसमें फिर शुद्धता, भाषा की बिल्कुल शुद्धता, मानक शुद्धता पीछे हो जाती है, जो एंकर के लिए जरूरी है। तो आप सहमत हैं इससे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हिंदी भाषा की खूबी यही है, उसकी खूबसूरती इसी बात में है कि यह हमारे भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी संस्कृति में तमाम अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, जुबान है, और जाहिर सी बात है कि आप जब हिंदी बोलते हैं तो आपसे ये कोई अपेक्षा नहीं करता कि आप एक संस्कृतनिष्ठ हिंदी बोलेंगे जो आप समझे कि सारी जो आम जनता है उस भाषा को समझ लेगी। आप चाहे बंगाली में रिपोर्टिंग कर रहे हैं या आप बंगाली भाषी हैं लेकिन आप हिंदी में बोल रहे हैं, तो हम ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपके जो उच्चारण होगा उसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बंगाली के शब्द जो हैं या उसका जो रुझान है या जो हम कह सकते हैं कि जो एक स्थानीय प्रभाव होता है भाषा के ऊपर, वो उसमें आएगा। और वो उसमें कोई हम उसको गलत तरीके से नहीं देखते हैं, क्योंकि ये एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा है कि आप आखिरकार एक राष्ट्रीय चैनल के लिए अगर मान लीजिए काम कर रहे हैं तो आप एक स्थानीय स्तर पर भी तो काम कर रहे हैं, वहां भी आप तमाम लोगों से मिलजुल रहे हैं, आपका अपना एक परिवेश होता है, आपका अपना एक पालन पोषण होता है जिसके जरिए आप नीचे से ऊपर तक आते हैं। और जाहिर सी बात है कि आप चाहे किसी मुकाम तक पहुंच जाए लेकिन उसका असर आपको देखने को रहता ही रहता है। बिल्कुल। आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों के न्यूज चैनल्स चलाती है। भाषा के आधार पे रिपोर्टिंग के विषय या रिपोर्टर्स का स्टोरी सिलेक्शन जो हम खबरें लेते हैं, उसमें क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं, देखिए, दोनों का टारगेट ऑडियंस अलग अलग है। जो अंग्रेजी चैनल है वो एक अलग तरह का ऑडियंस के लिए ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जो हिंदी का चैनल है वो हिंदी के एक अलग तरीके के दर्शकों के लिए ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो हम जब खबरों का चयन करते हैं, सुबह जब हम लोगों की बैठक होती है जिसको हम एडिटोरियल मीटिंग बोलते हैं, उसमें हम लोग जो हमारा फोकस होगा, जाहिर सी बात है कि हम हिंदी भाषी राज्यों की खबरों पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। जो अंग्रेजी चैनल्स होंगे उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दक्षिण भारतीय राज्य जहाँ पर कि अंग्रेजी ज़्यादा बोली समझी जाती है, या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो बड़े शहर हैं, वहाँ के दर्शकों के बारे में अंग्रेजी चैनल का एजेंडा तय होगा। हिंदी के चैनल का जहाँ तक सवाल है उसमें हिंदी भाषी राज्यों की खबरों पर ज़्यादा जोर होता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं, तमाम जो बड़े चैनल्स होंगे हिंदी के, उनका पूरा फोकस हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में से कम 8 या 10 घंटे का फोकस जो होगा वो यूपी के चुनाव पर होगा। बिल्कुल। एक रिपोर्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके खबरों के स्रोत। ये आप कैसे नए स्रोत बनाते हैं और कैसे उनको कायम रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जो स्रोत बनते हैं वो एक विश्वास के आधार पर बनते हैं। स्रोत के साथ आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके साथ विश्वासघात करेंगे तो निश्चित तौर पर फिर अगली बार आपको विश्वास करके आपको कोई सूचना या जानकारी नहीं देगा। आप जब फील्ड में जाते हैं, जब आप मैं किसी भी कब रिपोर्टर से कहूँगा, आप जब पहली बार किसी भी असाइनमेंट पर जाएं, चाहे कोई सा भी असाइनमेंट हो, चाहे कह दिया आपको कि किसी स्कूल में जाकर देखिए कि वहाँ पर एडमिशन किस तरह से हो रहे हैं, तो आप वहाँ जब जाएंगे तो आप वहाँ पर अभिभावकों से मिलेंगे, आप इसके अलावा स्कूल के स्टाफ से मिलेंगे। स्टाफ में हो सकता है आपको इस तरीके को अंदर की जानकारी दे दे कि वहाँ पर किस तरह की कोई गड़बड़ी अगर हो रही है तो वो उसकी तरफ आपका ध्यान दिला दे, तो वो आपका एक सोर्स हो गया। उस सोर्स को आपको बरकरार रखना है, ये आपके लिए एक रिपोर्टर होने के नाते बेहद ज़रूरी है कि आप आज से 5 साल 10 साल बाद जब धीरे धीरे तरक्की करते हुए रिपोर्टिंग की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं, उसके बावजूद भी आप अपने जो पुराने सोर्स हैं उन्हें बना करके रखें, उनसे लगातार मेल जोल रखें, उनकी जो बात है उस पर विश्वास करें, लेकिन सिर्फ उनकी आंख मूंद करके विश्वास करके उनकी बात को चला देना ये भी ठीक बात नहीं है। उन्होंने अगर कोई जानकारी आपको दी है तो निश्चित तौर पर एक रिपोर्टर के नाते आपका ये फर्ज है कि आप उस जानकारी को क्रॉस चेक करें, किसी दूसरे सोर्स से भी उसको कंफर्म करने की कोशिश करें। अगर वो कर्मचारी है, अगर वो प्रिंसिपल के खिलाफ कोई आपको जानकारी दे रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है रिपोर्टर होने के नाते कि आप प्रिंसिपल से उसका पक्ष अवश्य लें। बिल्कुल। टेलीविजन में खबरों के और स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल स्रोत हैं? देखिए, पत्रकारिता में हम जो कहें तो सबसे बड़ा सोर्स अगर है तो सरकार है। 80 से 90% जो खबरें होती हैं वो सरकार से आती हैं, क्योंकि सरकार हम सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे यहाँ पर मीडिया की आज़ादी है, और जो जाहिर सी बात है कि सरकार की चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी योजना हो, चाहे कार्यक्रमों योजनाओं की उपलब्धियों का बखान करना हो या फिर उनमें कुछ खामियां निकालनी हो, तो खबरें ज़्यादा केंद्रित जो होती है सरकार पर होती हैं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में पूरा एक खबरों का आयाम बदला है। अब जो खबरें हैं वो ज़्यादा सरोकार जुड़े हुए हैं कि आप किस तरह से हेल्थ में, एजुकेशन में, इन सब चीज़ों में आप कर रहे हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट जगत में जो उठापटक होती है वो भी एक खबरों का एक बड़ा स्रोत बन गया है। इसके अलावा आप अगर देखें तो स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट या इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी लोगों की दिलचस्पी होती है, तो वो भी एक अलग क्षेत्र जो है रिपोर्टिंग में सामने आ रहा है। तो ये तमाम जो इलाके हैं, नए नए इलाके हैं, इनको रिपोर्टिंग के क्षेत्र में एक्सप्लोर किया जा रहा है, और हमें लगता है कि ये आने वाले दिनों में इन्हीं
ज़्यादा इन्हीं इलाकों में ज़्यादा लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। हिंदी टेलीविजन चैनल्स की बात अगर हम करें तो क्या अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग या साइंस रिपोर्टिंग जैसी चीज़ें खत्म हो रही हैं इन चैनल से? जैसे मैंने आपसे कहा कि पिछले 10 साल में अगर आप उठा करके देखें हिंदी चैनलों का इतिहास, तो खबरों का जो फोकस है, हम यह कह सकते हैं खबरों का जो चयन है वो पूरी तरह से बदला है। जो लोगों के आम सरोकार की चीज़ें हैं उनसे हिंदी पत्रकारिता, खासतौर से टीवी की पत्रकारिता धीरे धीरे करके दूर होती जा रही है। ये एक बड़ी दुख की बात है। हम एक न्यूज़ चैनल देख करके हम ये अपेक्षा करते हैं, अगर मान लीजिए मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार जो क्रांति हुई है अरब देशों में उसके बारे में हमारा हिंदी चैनल क्या दिखा रहे हैं। लेकिन जब मैं चैनल खोलूँगा तो हो सकता है मुझे कुछ और वहाँ पर नाच गाना या कुछ इसी तरह कुछ मसाला देखने को मिले। ये एक बड़ी दुख की बात है, लेकिन ये दर्शकों के दबाव से ही चीज़ें बदलती हैं। अगर दर्शकों को लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, अगर वो उन चीज़ों को देखना बंद करेंगे तो जो लोग एजेंडा तय करते हैं, जो संपादक लोग ये विषय वस्तु तय करते हैं, मुझे लगता है कि वो भी अपना एजेंडा बदलेंगे। दर्शकों की रुचि या दर्शकों का रुझान जानने के जो अभी वर्तमान में प्रचलित मानक हैं, क्या वो विश्वसनीय लगते हैं? मुझे नहीं लगता क्योंकि जो टीआरपी जिसको लेकर के पूरा चल रहा होता है, जिसके चलते पूरे प्रोग्रामिंग तय की जाती है, उसके बारे में लगातार लिखा जाता रहा है, लगातार उसके बारे में कहा जाता रहा है कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो सच्चे मायनों में हमारे दर्शकों की संख्या, उनकी दर्शकों की जो रुचि है उसको प्रतिनिधित्व उसका नहीं करती है, उसकी नुमाइंदगी नहीं करती है। इसलिए लगातार इस बात पर चर्चा होती रही है कि इस पूरे टीआरपी सिस्टम को बदला जाए। मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है, सरकार ने भी इस बात को काफ़ी गंभीरता से लिया है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जिन चैनलों से शिक्षाप्रद या मनोरंजक या उस तरह के हम कहें ज्ञानप्रद कार्यक्रम दिखाने की अपेक्षा की जाती है, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम दिखाने की अपेक्षा की जाती है, वो सांप सीढ़ी बिच्छू और इसके अलावा भूत प्रेत ये सब कार्यक्रम दिखाएं। इससे सरकार ने भी इस बारे में पहल की। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सरकार भी अब इस तरह की कोशिश करने जा रही है कि जो टीआरपी का जो तरीका है, जिस तरह से मापा जाता है, उसको बदला जाए, उसमें उसको ज़्यादा किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। अभी ये देखा गया है कि जो बड़े शहर है वहीं पर ज़्यादा करके जो टीआरपी के मीटर है वो लगे हुए हैं, लेकिन अब सरकार की कोशिश होगी कि जो छोटे शहर हैं, जो छोटे कस्बे हैं, जहाँ पर के ज़्यादा लोग रहते हैं, जिनके ज़्यादा आकांक्षा, ज़्यादा अपेक्षा जिनकी हैं, उनकी क्या रुचि है, ये जानने के लिए अब सरकार इस बात की कोशिश भी कर रही है कि छोटी जगहों पर भी इस तरह के मीटर्स लगाए जाएँ। एक यूनिवर्सल मेथड अडॉप्ट की जाए, इसमें कि तमाम जो चैनल्स हैं उनकी जो वाकई उनके दर्शकों की क्या संख्या है या दर्शकों की क्या, उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है किसी चीज़ को देखने के लिए, उसको आंका जाए। बिल्कुल। टेलीविज़न रिपोर्टिंग में पीटीसी का क्या रोल है? पीटीसी जो होता है वो पीस टू कैमरा। एक रिपोर्टर कोई भी अपनी खबर देता है, उसके बाद रिपोर्टर के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो टीवी का एंकर होता है वो 8 घंटे का 10 घंटे का वो चैनल पर दिखाई देगा, लेकिन रिपोर्टर के लिए सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं। तो एक रिपोर्टर के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट ही होता है कि जब वो कैमरे पर खुद सामने आए, दर्शकों को बताए कि जो उसने खबर की है उसमें कोई एक ऐसा पहलू है जो छूट गया है, लेकिन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो उस खबर का हिस्सा है, वो रिपोर्टर आकर के बताता है। दर्शक भी उस रिपोर्टर से पीटीसी देखकर ही अपने आप को रिलेट करते हैं। आप लगातार एक रिपोर्टर को देखते रहेंगे, आप उसको लगातार उसका पीस टू कैमरा देखते रहेंगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये रिपोर्टर है, इसकी हम रिपोर्ट देखना चाहेंगे। तो इसलिए पीस टू कैमरा काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करता है। पीटीसी में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा पीस टू कैमरा में कि आप जो बातें आपने स्टोरी में कह दी हैं आप उनको दोबारा ना कहें, क्योंकि आपका सिर्फ 2 मिनट है, या कई बार तो 1.5 मिनट, या कई बार तो सिर्फ 1 मिनट आपके पास होता है। तो उस समय को आप बेकार ना करें, आप कोई ऐसी नई बात कहें जो उसी स्टोरी का हिस्सा हो, लेकिन उस पीटीसी के बिना आपकी स्टोरी पूरी ना हो पाए। एक अच्छा पीटीसी रिपोर्टर ही लिखता है, तो एक अच्छा पीटीसी कैसे लिखा जा सकता है? देखिए, मैंने आपको इसी बात पर जो खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपने कोई भी स्टोरी मान लीजिए की, जैसे मैंने आपको एक जिक्र किया था कि स्कूल के एडमिशन में धांधली हो रही है, आपने अपने स्रोतों से बात की, लेकिन आपके स्रोत ने कुछ आपको इस तरह की बात बताई है जो आप शायद ऑफिशियली अपने रिपोर्ट में कोट ना कर पाएँ, तो आप अपने पीस टू कैमरा में इस बात को कह सकते हैं कि हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस स्कूल में, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा होता ही हो, कि स्कूल में एडमिशन के लिए इतने पैसे लिए जाते हैं घूस के तौर पर। तो ये बात आप हो सकता है प्रूफ उस तरह से ना कर पाए, लेकिन आपके अगर स्रोत इस बात को कह रहे हैं तो ये बात रिपोर्ट अपनी पीस टू कैमरा में कह सकता है। ये एक रिपोर्टर की आज़ादी होती है, क्योंकि वो जो पीस टू कैमरा में कह रहा है उसको साबित करने की जिम्मेदारी भी आखिरकार रिपोर्टर पर ही होती है। कई बार आप अपनी चीज़ें साबित नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस तरह की जानकारी अगर कोई आती है तो आप उसको अपने शब्दों में
पीस टू कैमरा में कह सकते हैं। भाषा के स्तर पे जैसे कि अमूमन हम जो पैकेज में भाषा लिखते हैं वो तो बहुत ही सिंपल होती है। क्या पीस टू कैमरा में भाषा के स्तर पे कोई आज़ादी मिलती है कि आप कुछ साहित्यिक या ऐसे पुट दे सकें उसमें? बिल्कुल, ये आज़ादी होती है। हमने देखा भी कई रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं जो कि पीस टू कैमरा में शेर व शायरी करते हैं, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। लोग उनके पीस टू कैमरा इसीलिए याद रखते हैं कि फला जो रिपोर्टर है वो काफ़ी अच्छे शेर सुनाता है, या वो जो जिस चीज़ पर रिपोर्ट कर रहा है उसके बारे में उसने बड़ा अच्छा शेर कहा है, कोई शायरी कही है या कोई कविता सुनाई है। हालांकि अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछे तो मुझे कभी याद नहीं कि मेरा 18 साल का करियर है रिपोर्टर का, मैंने कभी कोई शेर सुनाया हो, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक गंभीरता होनी चाहिए अपने काम में। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो शेर व शायरी सुनाते हैं वो गंभीर नहीं है। वो एक अलग अंदाज होता है, सबका अपना अपना एक अलग अंदाज होता है और वो उसको अपने अंदाज से करते हैं। आपने बहुत लंबा समय टेलीविज़न रिपोर्टिंग में बिताया है। पहले रिपोर्ट के प्रभाव, एक किसी भी चीज़ पे एक रिपोर्ट आई और फिर जो प्रभाव दिखा सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से, उसमें कोई अंतर आया है चैनलों की बाढ़ के कारण? बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु, उसकी गंभीरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसके लिए मुख्यतः मैं चैनलों को ही जिम्मेदार मानता हूँ कि जिन्होंने अपनी जो एक धार थी उस धार को भोथरा किया, वो धार कुंठित हुई है। क्योंकि आपके जो तेवर थे वो तेवर नर्म होते गए धीरे धीरे। आपने जब विषय वस्तु अपनी चेंज की, आपने जब बेकार की चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, आप जब सांप बिच्छुओं पर बात कर रहे हैं, आप जब भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं, आप स्वर्ग की सीढ़ियाँ बता रहे हैं दर्शकों को, तो दर्शकों को भी लगेगा कि आप ये एक मनोरंजन कर रहे हैं, आपको ना कोई सूचना दे रहे हैं, ना किसी तरह की कोई जानकारी दे रहे हैं। रिपोर्टर का मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक ज़माना हमने ये भी देखा है कि जब हम कोई रिपोर्ट किया करते थे तो किस तरह से उसको न सिर्फ सरकार बल्कि बाकी तमाम लोग जो हमारे दर्शक है किस तरह से गंभीरता से लिया करते थे। और अब आप चाहे कोई बड़ी से बड़ी चीज़ कर भी दें, लेकिन वो उसका ध्यान, उस चीज़ पर उतना ध्यान लोगों का नहीं जाता, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं। जब तक कि आप उसको बहुत अच्छे से पेश नहीं करें अपने चैनल के ऊपर, मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा स्कूप आप लेकर के आए, सरकार के खिलाफ हो, चाहे किसी विपक्षी पार्टी के खिलाफ हो, अगर आपके चैनल पर बार बार उसको दिखाया जाए, आपके एंकर से लेकर हर व्यक्ति उस पर ध्यान दे, बार बार उस बात को कहा जाए, उसका हो सकता है छोटा सा प्रोमो बना करके दिन भर चलाया जाए कि हम शाम को 8 बजे इतनी बड़ी खबर का खुलासा करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात उसका एक प्रभाव पड़ेगा। और मैं ये नहीं मानता कि टीवी का प्रभाव किसी भी हालत में कम हुआ है या हो सकता है, क्योंकि टीवी का जो प्रभाव है वो अपने आप में प्रिंट की तुलना में हमेशा ज़्यादा रहा है, क्योंकि टीवी सीधा आपके ड्राइंग रूम, बेडरूम तक पहुंचता है, अखबार आप अपनी चॉइस से पढ़ते हैं। टेलीविज़न में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की वर्तमान स्थिति क्या है, कितनी हो रही है? जो विषय वस्तु का जो ह्रास हुआ है पूरा का, जिस तरह से कंटेंट चेंज हुआ है, मुझे लगता है वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरह से लगातार जो है चीज़ें जब साख कम होती जा रही हैं तो निश्चित तौर पर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उसकी भी कमी जो है वो देखने में आती है। उसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि आपको बहुत समय देना पड़ता है। आप किसी रिपोर्टर से अगर आप ये अपेक्षा करें कि वो कोई बड़ी खबर ढूंढ के लाएगा तो आपको उसको कम से कम हफ्ता, 10 दिन, कई बार तो महीने, 2 महीने, 6 महीने तक आपको समय देना होगा। आजकल के जो चैनल्स है उसमें इतना स्टाफ कम होता है, रिसोर्सेज पर इतना कम ध्यान है कि मुझे नहीं लगता कि कोई चैनल किसी रिपोर्टर को 6 महीने के लिए स्पेयर कर सकता है। तो स्टिंग ऑपरेशन एक नई चीज़ तो नहीं कहें, पिछले 10 वर्षों में काफ़ी हो चुका है, बट स्टिंग ऑपरेशंस रिपोर्टिंग में कितनी भूमिका निभाते हैं, गंभीर रिपोर्टिंग में? बिल्कुल एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन मुझे एक स्टिंग ऑपरेशन के साथ एक एथिकल इशू लगता है। रिपोर्टर्स का जो काम होता है वो आप तकनीक के आधार पर आसान कर रहे हैं, तकनीक की सहारा लेकर आप आसान कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टर का जो असली काम होता है वो ये होता है कि बिना किसी तकनीकी सहारे के जाकर के सिर्फ अपने दिमाग से काम करे, अपने जो सूत्र हैं उनके संपर्कों के हिसाब से काम करे कि किस तरह से वो कोई जानकारी बाहर निकाल सकता है। स्टिंग ऑपरेशन आपको एक सहारा देता है। आप किसी से बात कर रहे हैं, पहली बात आप उसको धोखा दे रहे हैं, उसे पता नहीं कि आप उसकी जानकारी के बिना कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें मुझे लगता है इसमें बड़ा एक एथिकल इशू इन्वॉल्व है कि आखिरकार स्टिंग ऑपरेशन जायज़ है या नहीं जायज़ है। लेकिन कई बार ये बोलते हैं कि जो साधन है वो साध्य से बड़ा नहीं होता। आपका जो अंतिम लक्ष्य है, अगर उसको पहुंचने के लिए आपको किसी भी साधन का इस्तेमाल करना पड़े तो आप वो करते हैं। स्टिंग ऑपरेशन मुझे लगता है एक ऐसा ही साधन है। अगर आपको सत्य तक पहुंचना है, अगर आपको कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर आपको उसको उजागर करना है, तो कई बार कई परिस्थितियों में स्टिंग ऑपरेशन जायज़ भी है। लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र हनन के लिए, किसी को अगर आप ब्लैकमेल करना चाहें या किसी का अगर आप
पोजीशन जो उसकी बनी हुई उसको अगर आप गिराना चाहें, समाज में, राजनीति में या कहीं भी जहाँ पर भी वो उच्च स्थान पर है, अगर उसको आप उस स्थान से नीचे गिराना चाहें स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, तो ये मुझे लगता है कि पत्रकारिता के हित में नहीं है, ना ही समाज के हित में है। अभी बिहार को लेके भी कई बातें आई कि फ्री प्रेस नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों को लेके ये बातें उठती हैं कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें अपने तरीकों से दबाव डालती हैं। आपका इतना लंबा अनुभव है, तो व्यक्तिगत अनुभव से आपको क्या लगता है कि पत्रकार स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रहे हैं? मुझे लगता है जितनी आज़ादी हमारे यहाँ पत्रकारों को है, उतनी शायद किसी और दूसरे देश में ना हो। ये हमारे प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। और जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मीडिया है, इतने सारे पत्रकार यहाँ काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियाँ तो ज़रूर होंगी। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन यह कहना कि सिर्फ सरकार के दबाव में ही मीडिया काम करता हो, ये बात उचित नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो बदला है। वो इस मायने में बदला है कि जो पत्रकारिता पहले जन सरोकार के लिए होती थी, उस पर आजकल बाजार जो है वो हावी हो गया है, कॉरपोरेट उस पर हावी हो गया है। जो भी चैनल होंगे या जो समाचार पत्र होंगे, उनके लिए पहला लक्ष्य अब मुनाफा कमाना हो गया। उनके लिए जो सरोकार थे आम लोगों के, वो पीछे छूट गए हैं। तो इसमें कई बार समझौते होते हुए दिखते भी हैं। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत कि मेरे ऊपर कभी किसी तरह का दबाव मेरे किसी समाचार के लिए दिया गया हो कि मुझे इस तरह से कहा गया कि आप इसको इस तरह से नहीं, आप उसको उस तरह से पेश करेंगे, ऐसा आज तक कभी मेरे साथ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने जहाँ भी काम किया वो काफ़ी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान थे, वहाँ पर कभी भी संपादक ने मुझे किसी चीज़ के लिए कहा हो, ऐसा मुझे याद नहीं है, ना ही मुझे लगता है कि कभी ऐसा हुआ। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि बाकी जगह पर ऐसा नहीं होता हो। स्टिंग ऑपरेशन पे आपने कई प्रश्न उठाए कि वो एक तरह का धोखा है। तो हमें अगर अंदर की कोई बात निकालनी है तो रिपोर्टर में इंटरव्यू की ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, वो प्रश्नों की ऐसी व्यवहार या ऐसे तरीके से उनको रखे कि वो जो चाहता है वो चीज़ें निकल पाए। तो एक रिपोर्टर एक सफल साक्षात्कार कैसे ले सकता है? बिल्कुल, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया, क्योंकि आप स्टिंग ऑपरेशन आप तब करते हैं जब वहाँ पर आपकी पत्रकारिता की जो सामान्य जो चीज़ें हैं या आपकी जो अद्वितीय क्षमताएं हैं, वहाँ पर जहाँ फेल हो जाती हैं, जहाँ वो नाकाम होती है, वहाँ पर फिर आपको दूसरे सहारों की आवश्यकता पड़ती है। जिसमें एक स्टिंग ऑपरेशन है कि आप किसी से कोई चीज़ उगलवाना चाहते हैं लेकिन वो कहने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए आपको कैमरे पर जाकर के, छिपा हुआ कैमरा आप लेकर के जाएंगे, आप उससे वही बात ये प्रतीत करते हुए कि आप आमने सामने बात कर रहे हैं, आप उसको धोखे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद आप उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तभी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टिंग ऑपरेशन की ज़रूरत तो बनी रहेगी, उनको लेकर जो बहस है वो भी चलती रहेगी कि आखिरकार किन दायरों में इस स्टिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल होना चाहिए, किन परिस्थितियों में आप छुपे हुए कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको नहीं करना चाहिए, और जो एथिकल इश्यू जो मैंने आपको पहले भी कहा है वो भी लगातार बना रहेगा। टेलीविज़न रिपोर्टिंग बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक रिपोर्टर को बड़ा बनाती हैं, दूसरे से अलग बनाती हैं? मुझे लगता है कि आपकी अपनी शैली, आपकी अपनी एक स्टाइल धीरे धीरे करके डेवलप होती है, आपके कॉन्टेक्ट्स, आपके अपने सोर्सेज जो लगातार जिन लोगों से आप मिलते हैं, वो आपको अलग बनाती हैं, बड़ा बनाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कोई भी रिपोर्टर बड़ा या छोटा नहीं होता। हर व्यक्ति अपने क्षमता के हिसाब से अपना काम कर रहा होता है, उसे एक जिम्मेदारी दी गई है एक संस्थान की तरफ से, वो अपनी नौकरी कर रहा है और वो उसको पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन जो आपका काम है वो सबका अलग अलग दिखता है। वो काम अलग दिखने की पीछे वजह ये है कि एक तो आप किस तरह का काम कर रहे होते हैं। अगर आप अच्छा काम करें तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रशंसा होगी, आप आगे बढ़ेंगे, आपको आगे बना दिया जाएगा। लेकिन कई बार जो चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा अपने जो बाकी जो यंग साथी आते हैं मुझसे पूछते हैं किस तरह रिपोर्टिंग करना है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप अपने जो सूत्र हैं जिनसे आपने शुरुआत में जिनसे आपने मुलाकात की होगी, आप उनका संपर्क न छोड़ें, आप उनसे लगातार बातचीत करते रहें, आप उनके संपर्क में रहें। आपका एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा 10 साल 15 साल बाद कि आप कहीं भी रहें, किसी भी कोने में रहें, आपके पास खबर चलकर अपने आप पहुँचने लगती है। पहले आप खबरों के पीछे भागते हैं, बाद में खबरें धीरे धीरे खुद आपके पास आने लगती हैं। मुझे लगता है कि ये एक रिपोर्टर को ज़्यादा बड़ा बनाती है। टेलीविज़न रिपोर्टिंग में जो हमारे छात्र अपना करियर देख रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं, तो क्या आप उनको बताएंगे कि क्या जीवन शैली होती है एक टेलीविज़न रिपोर्टर की, कितनी मेहनत होती है इस फील्ड में? देखिए, मुझे लगता है कि रिपोर्टर्स को तो कम लोग बनना चाहते हैं। आजकल जो पीढ़ी है आ गई है, वो
सारे लोग टीवी स्टूडियो में जाकर बैठना चाहते हैं, वो सब एंकर बनना चाहते हैं, रिपोर्टर कम लोग बनना चाहते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग में बहुत श्रम है, आपको बहुत श्रम करना पड़ता है रिपोर्टर को। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो बड़े बड़े एंकर्स आज बन गए हैं वो भी यही कहते हैं कि वो शुरू से रिपोर्टर थे, आज भी अगर उन्हें रिपोर्टिंग करने का अवसर मिले तो वो भी फील्ड में जाना पसंद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि रिपोर्टर होने का अपने आप में बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। कई बार जब होता है कि जब हम लोग भी शुरू में टीवी चैनलों में नौकरी का प्रयास कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि आपने शादी तो नहीं की है, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने कहा नहीं अभी शादी नहीं हुई है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप शादी मत कीजिएगा क्योंकि आप अपने घर परिवार के लिए बिल्कुल समय नहीं दे पाएंगे, ये टीवी रिपोर्टिंग का ये काम होता है। 18-18, 20-20 घंटे भी कई बार काम किया है। कई बार ऐसा हुआ है कि 3-3, 4-4 दिन आप दफ्तर में रहे या आप फील्ड में रहे, आपको कहीं कुछ करने का मौका नहीं मिला। इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही कि यही तो आपके लिए चैलेंज है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो तभी आप इस फील्ड में आ रहे हैं, तभी आप रिपोर्टर बन रहे हैं, वरना कई भी और सारे काम के आराम की चीज़ें जो आप नौकरियां कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन के अंदर एक जिजीविषा है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आपको अगर चुनौतियां पसंद हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप हमारे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको इस फील्ड में आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये काम आसान नहीं है, बेहद मुश्किल है। टेलीविज़न रिपोर्टर्स एक शिकायत ये भी होती है कि जो लोग बड़े चैनल्स में काम कर रहे हैं उनको तो एक सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो स्ट्रिंगर जो नीचे के लेवल पे जो रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं उनको लगातार कई बार प्रेशर का सामना करना पड़ता है, कई मुश्किलें आती हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? वो जब तक हमारी पूरी टीवी इंडस्ट्री में रिफॉर्म नहीं होगा तब तक वो चीज़ें दूर नहीं हो पाएंगी। स्ट्रिंगर्स जो है वो बैकबोन होते हैं किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए, चाहे आप अगर अखबार की बात करें चाहे टीवी की बात करें, दोनों के लिए स्ट्रिंगर्स जो हैं वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी हैं, उनके बिना कोई भी चैनल नहीं चल सकता। हमारा देश इतना बड़ा है कि आपके लिए संभव नहीं है किसी भी चैनल के लिए आप हर जगह अपने अपने संवाददाता रखें, इसलिए कुछ ऐसे लोग रखे जाते हैं जो कि आपके लिए या तो कोई खबर विशेष होगी तब उन्हें कहा जाए कि आप इसको हमें करके दीजिए, तब उसके लिए वो करके देंगे, तो उसके हिसाब से उनको रकम दी जाती है। या फिर कई बार ये होता है कि आप अपने संवाददाताओं को भी फील्ड में भेजते हैं, तो वहाँ पर भी आपके जो स्ट्रिंगर्स हैं वहाँ के संवाददाता आपके स्ट्रिंगर्स के साथ मिले बिना या उनसे बातचीत किए बिना अपना काम नहीं कर सकते। स्ट्रिंगर्स की अपनी मजबूरियां हैं, उनकी दिक्कतें हैं। बड़े चैनलों की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ यह बात ज़रूर कि जो छोटे चैनल्स आए हैं उनके स्ट्रिंगर्सों को बहुत दिक्कत है। कई बार तो उनका शोषण इस तरह भी किया जाता है कि आपसे उनसे कह दिया गया कि आप हमें पैसे दे दीजिए, हम आपको कैमरा दे देंगे, हम आपको अपना आई कार्ड दे देंगे, आपको माइक का लोगो दे देंगे, उसके बाद अपने हिसाब से आप काम कीजिए। उन्हें भी इस तरह की शिकायतें चैनल्स के मालिकों को मिलती रही हैं कि स्ट्रिंगर्स आपके चैनल का नाम का इस्तेमाल करके वहाँ पर उगाई कर रहा है या किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये सब दिक्कतें हैं। ये दिक्कतें इसलिए आई हैं क्योंकि हमारे यहाँ टीवी इंडस्ट्री का पिछले 15 साल में 20 साल में एकदम से हम कह सकते हैं कि बूम हुआ है, ये एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट को अभी तक कंट्रोल में नहीं किया सका। तो ये जब बना है इतना बड़ा, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जब चीज़ें बढ़ेंगी आगे, जैसे जैसे मैच्योरिटी लोगों में आएंगी, तो ये सब समस्याएं भी धीरे धीरे करके दूर होती जाएंगी। एक महत्वपूर्ण सवाल इससे जुड़ा हुआ है पेड न्यूज़ का। जिस तरह से चल रहा है कि पिछले चुनाव में इस तरह से हुआ था, तो निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ा मसला है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम लोग मैच्योर होंगे, हमारा टीवी मैच्योर होगा, ये तमाम समस्याएं दूर होती चली जाएगी। पेड न्यूज़ की जो समस्या है वो क्या रिपोर्टर तक सीमित है या अब उसको संस्थागत कर दिया गया है? मतलब वो वसूली पूरी ऊपर तक होती है, वो मैनेजमेंट का हिस्सा है? ये कहा गया, शुरू में कहा गया कि रिपोर्टर्स ऐसा करते हैं। ये चीज़ खासतौर से अखबारों में देखने में आई थी। टीवी में अभी तक इस बात के उदाहरण जहाँ तक मेरी जानकारी सामने नहीं आए हैं, होंगे भी तो मुझे इसकी बात की जानकारी नहीं है। अखबारों में ये बात ज़रूर देखने में आई थी, तब ये कहा गया कि आपके जो रिपोर्टर्स हैं वो सीधे तौर पर उम्मीदवारों से बातचीत करके पैसा लेते हैं। तो उसमें यह कहा गया कि आप क्यों नहीं मैनेजमेंट को आप सीधा पैसा देते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बुराई है हमारे टेलीविज़न की, ये कहें या प्रिंट जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की सबसे बड़ी बुराई ये पेड न्यूज़ है। और मुझे लगता है कि इसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। खुद अपनी ओर से भी एक आचार संहिता अखबारों ने, टीवी ने बनाई है कि किस तरह से हमको चुनाव के दौरान रिपोर्टिंग करनी है। और ये जो बुराई आई है, इसको दूर करने के लिए गंभीर प्रयास हर स्तर पर किए जा रहे हैं। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि टीवी रिपोर्टिंग में नौकरी पाने के लिए वीडियो एडिटिंग का ज्ञान या कैमरे का ज्ञान और स्क्रिप्ट राइटिंग का ज्ञान, ये कितना आवश्यक है? देखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग का ज्ञान तो बेहद आवश्यक है, उसके बिना आप अपनी रिपोर्ट नहीं कर सकते। वीडियो एडिटिंग और कैमरा का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग से एक्सपर्ट लोग होते हैं। वीटी एडिटर हर चैनल में होते हैं, कैमरामैन हर चैनल में होते हैं।
लेकिन फिर भी अगर आप कुछ तकनीकी ज्ञान अगर आपको हासिल कर लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी स्टोरीज़ जो मैं शूट करता हूँ, मैं खुद एडिट करता हूँ। आज से नहीं, कम से कम 15 साल से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मुझे लगता नहीं कि उससे मुझे कोई नुकसान हुआ है, बल्कि फ़ायदा ही हुआ। आज के इस सेशन में हमने टेलीविज़न रिपोर्टिंग पे श्री अखिलेश शर्मा जी के साथ बात की, और इस सेशन में भाग लेने के लिए अखिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।